हम लोग जो है वैदिक काल को पढ़ रहे थे और इसमें जो है एक क्लास पहले हो चुका है। एनसीईआरटी बेस्ड है, सब बहुत ही अच्छे नोट्स से आपको पढ़ाया जाए और हमने इसमें जो है कुछ हद तक पढ़ चुके थे। उपनिषद हम लोग पढ़ रहे थे और उपनिषद में भी हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, यहाँ तक। तो आज हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। थोड़ा सा हम रिवीजन करवा देते पहले यहाँ का। बृहदारण्यक उपनिषद ये जो है सबसे प्राचीन उपनिषद है और इसी में राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के बीच जो संवाद हुए थे उसका वर्णन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में जो शास्त्र यानी कि संवाद हुए थे दोनों के मध्य, तो ये किस उपनिषद में जो है वर्णित है। तो इसका राइट आंसर बृहदारण्यक उपनिषद हो जाएगा। ये जो अंडरलाइन किया हुआ पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हमने उसे अंडरलाइन कर दिया। सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है और इसका जो संबंध है ये शुक्ल यजुर्वेद से है। एक क्लास पहले हो चुका है इसलिए शायद आपको समझ ना आए, लेकिन आप इसका पहला लेक्चर ज़रूर देख लिए। तो हम लोग इतना समझिए कि हम लोग उपनिषद को पढ़ रहे हैं, उसमें से हम लोग उपनिषद में एक दो उपनिषद पढ़ चुके हैं और आगे अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पहले, छांदोग्य उपनिषद। तो छांदोग्य जो ये उपनिषद है में देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है कृष्ण का सबसे पहला वर्णन और इसका जो संबंध है ये सामवेद से है। अब हम देख लेते हैं वेद उपनिषद से संबंधित जो इम्पोर्टेंट इस बॉक्स में दिया हुआ है। बॉक्स ये जो बॉक्स है वेद, तो टोटल कितने वेद हैं ये हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो टोटल 4 वेद हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ये जो चारों वेद हैं इसके जो ये क्वेश्चन हमेशा यहाँ से एग्जाम में बनता है। अगर वेद से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स तो यही सब पूछे जाते हैं। तो ऋग्वेद के जो गुरु थे यानी कि ब्राह्मण जो थे उसे होत्र कहा जाता था। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण होते थे, पुरोहित होते थे, यानी कि उसे होत्र कहा जाता था। और यजुर्वेद जो थे उसके अधर्यु था और जो सामवेद था उसका उद्गाता था और जो अथर्ववेद है उसका ब्रह्म था। और ये जो चारों वेद है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पे दिया गया है। देव स्तुति करना, यज्ञ करना, यानी कि पूछा जाता है कि ऋग्वेद में किसका वर्णन है। तो ऋग्वेद में जो है देव की स्तुति है, यानी कि देव द्वारा जो प्रार्थनाएं या फिर मंत्र ये सब ऋग्वेद में है, उसी को देव स्तुति करना कहा जाता है। और यजुर्वेद में क्या है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसमें है यज्ञ, यानी कि यजुर्वेद जो है ये संबंधित है यज्ञ से। और तीसरा जो वेद है सामवेद, सामवेद में क्या है, तो ऋचाओं का गायन करने वाला, यानी कि इसमें जो संगीत से संबंधित जो है वो चीज़ें इसमें डाला गया है सामवेद में। बात करते हैं अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो है जादू टोना, तंत्र वन और ये जो आयुर्वेदिक से संबंधित जो होती है चीज़ें वो सब जो है अथर्ववेद में सम्मिलित किया गया है। तो ये चारों वेद हम शुरू में भी पढ़ा चुके हैं। इसमें जो है सारांश था छोटा सा, तो ये था। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग
वेद फ्रेंड्स आपको इतना अच्छा से कहीं शायद पढ़ने को ना मिले, इसलिए आप लोग धैर्य रखकर पूरा कंप्लीट ज़रूर देख लें। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वैदिक उत्तर साहित्य, यानी कि वैदिक जो काल है उसके बाद का जो साहित्य है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से सवाल भी बनते हैं, इसीलिए हम लोगों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए, वैदिक काल के बाद के जो साहित्य हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वेदांग। वेदांग किसे कहते हैं? तो वेदों को जानने एवं समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है और इनकी संख्या जो है टोटल 6 है। अब हम देखते हैं एक एक करके कि 6 वेदांग में कौन कौन से वेदांग आते हैं। ये वेदांग जो है एक साहित्य है और इसका रचना इसलिए किया गया है ताकि जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब वेदों के बारे में जानकारी अच्छे से मिले, इसे सरल भाषा में समझा जाए, इसीलिए इनका वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे जीके जीएस की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, एमसीक्यू फॉर्म में भी होता है और फाउंडेशन क्लास, ये फाउंडेशन प्राचीन हिस्ट्री चल रहा है अभी, सभी विषय आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स। तो आप लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जो है ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं, अब हम जो ये 6 प्रकार हैं वेदांग के उसे देखते हैं एक एक करके। तो पहला जो है वो शिक्षा है। शिक्षा वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा की रचना की गई और वामजय ऋषि द्वारा रचित गायेलम नामक ग्रंथ प्राचीनतम ग्रंथ है। यानी कि शिक्षा वैदिक शब्दों का शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा की रचना की गई है ताकि हम लोग उच्चारण जो है सही ढंग से कर सके, शुद्ध रूप से कर सके, इसीलिए। और इसके जो ऋषि हैं वामजय ऋषि द्वारा रचित गायेलम नामक ग्रंथ प्राचीनतम ग्रंथ है। ये आपको अटपटा सा लग सकता है, लेकिन जो वैदिक है फ्रेंड्स, ये जनरली इतनी गहराई में आपने पढ़ा नहीं होगा, इसलिए पहली बार आपको ऐसा लग रहा होगा क्या है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर पॉइंट का, यानी कि टोटल जो 6 वेदांग थे उसमें पहला हो गया शिक्षा। 4 ऑप्शन देकर भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा वेदांग नहीं है, तो बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा है कल्प, विधि विधानों का वर्णन इसमें होता है। कल्प में इनकी संख्या जो है 3 है। तो आप देखते हैं कौन कौन से 3 कल्प हैं। तो पहला कल्प हो जाएगा स्रोत सूत्र, दूसरा हो जाएगा गृह सूत्र और तीसरा हो जाएगा धर्म सूत्र। ये जो चैप्टर है वेद यानी वैदिक काल, ये सभी को पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कतें होती है, लेकिन आप लोग 1-2 बार क्लास देखेंगे तो सारी बातें समझ आ जाएगी। तो 3 कल्प हैं, कौन कौन से? स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र में जो है यज्ञ संबंधी नियम है। गृह सूत्र में लौकिक एवं परलौकिक, यानी लौकिक यानी कि जिस लोक में हम लोग रह रहे हैं, और पारलौकिक यानी कि जिसे हम जानते नहीं हैं, वो जीवन के विधि विधान संबंधी जानकारी इसमें उपलब्ध है। और धर्म सूत्र राजा प्रजा के अधिकार एवं कर्तव्य से संबंधित इसमें वर्णन किया गया है। तो ये 3 कल्प हो गए हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, हम चैप्टर ख़त्म होने के बाद पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में ही दे देंगे। आपको कहीं इधर उधर टेलीग्राम पर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम तीसरे नंबर का देखते हैं वेदांग।
तीसरे नंबर का जो वेदांग है वो है व्याकरण। भाषा को वैज्ञानिक रूप देने के लिए पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी जो है वो एक व्याकरण का ही बुक है, और ये अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि के द्वारा लिखा हुआ है। तो व्याकरण हो गया तीसरा। चौथा हो गया निरुक्त, वैदिक शब्दों की उत्पत्ति एवं अर्थ, ऋषि कश्यप का निघंटु। और पांचवा जो हो जाएगा वो हो जाएगा छंद, और छठा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ज्योतिष। तो ये 6 जो है आपके वेदांग थे, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, और एक था आपका कल्प। अब हम लोग कुछ स्मृतियों को देख लेते हैं। ये हिंदू धर्म की कानूनी ग्रंथ हैं, और मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। ये बीपीएससी में सवाल पूछा गया है। ये जो क्लास है फ्रेंड्स, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए है, क्योंकि अब सभी में जो है क्वेश्चन गहराई में जाकर पूछे जा रहे हैं, चाहे वनडे हो चाहे पीसीएस का हो। तो स्मृति में जो सबसे पुराना स्मृति माना जाता है वो मनुस्मृति का सबसे प्राचीन स्मृति है, जिसे हम लोग मनुस्मृति कहते हैं। अन्य स्मृतियों में याज्ञवल्क स्मृति, नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति एवं विष्णु स्मृति जो है महत्वपूर्ण है। और ये वही मनुस्मृति है जिसे अंबेडकर ने इसे मतलब जला दिया था। कुछ बातें ऐसी थी जो उनके अनुसार नहीं था, इसलिए। चलते हैं नेक्स्ट। हमने जो अभी 4 वेद पढ़े हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो वो तो वेद हो गए। अब उसी को सरल भाषा में समझाने के लिए जो है उपवेद की रचना की गई थी। तो अब हम लोग देखते हैं कि उपवेद भी जो है 4 ही हैं, क्योंकि चारों का एक एक उपवेद लिखा गया है। तो पहला जो उपवेद हो जाएगा ये हो जाएगा धनुर्वेद। तो धनुर्वेद में जो है युद्ध संबंधी जानकारी है, और ये जो है संबंधित है किससे? ऋग्वेद से। पूछा जाता है कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, और 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, धनुर्वेद, शिल्पवेद, गंधर्ववेद, ये सब। तो ये जो है धनुर्वेद ये ऋग्वेद का उपवेद है। चलते हैं नेक्स्ट दूसरा पे, शिल्पवेद। तो शिल्पवेद है, शिल्प यानी कि व्यवसाय से संबंधित इसमें जानकारियाँ मिलती है, और ये जो है संबंधित किससे है? तो इसका संबंध है यजुर्वेद से, यानी कि ऋग्वेद का उपवेद धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद शिल्पवेद। और हम नीचे देखते हैं और तीसरा जो हो जाएगा गंधर्ववेद। तो गंधर्ववेद जो संबंधित है ये संगीत से संबंधित है, और इसका संबंध है सामवेद से, यानी कि सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्ववेद। अब देखते हैं आयुर्वेद। तो आयुर्वेद जो है इसका संबंध, इसमें चिकित्सा संबंधी जो जानकारी है वो है, और ये जो है उपवेद है किसका? तो ये है उपवेद अथर्ववेद का उपवेद है। एक बार फिर से आप चारों को देख लें, वैसे हम पीडीएफ आपको दे ही देंगे। तो देखिए, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? तो शिल्पवेद। और सामवेद का उपवेद कौन सा है? तो गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का संबंध जो है
उपवेद जो है वो है आर्योवेद। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये था चारों वेद के उपवेद। इस चैप्टर के बाद जो है फ्रेंड्स क्लास आपको आसान लगने लगेगी, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है। और शाम को 7 बजे आप लोग ज़रूर देखिएगा, बिहार स्पेशल का क्लास होता है। हमने उसमें प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न हिस्ट्री को जो है बिहार का कंप्लीट करवा चुके हैं। जो प्रमुख आंदोलन है बिहार से संबंधित, हम उसे कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट, ऋग वैदिक काल। वैदिक काल जो है 2 भागों में बटा हुआ था। एक था, हमने ऊपर यानी कि जो पहले क्लास हम लिए उसमें पूरा अच्छे तरीके से बताए हैं। आप लोग पहला क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे हम यहाँ भी बताएंगे आपको। जैसे कि ऋग वैदिक काल जो है ये 2 भागों में बटा हुआ था। यहाँ लिख देते हैं। समझने के बाद पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको यही नहीं समझ आएगा कि हम बात किसके ऊपर कर रहे हैं, तो उतना समझ नहीं आता है। तो वैदिक काल जो है 2 भागों में बटा हुआ था। ये जो राइटिंग है फ्रेंड्स, आप राइटिंग पे बिल्कुल नहीं जाइएगा, क्योंकि इसमें जो है हाथ से लिखना होता है, इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन आपको हम पूरी अच्छे से समझाएंगे। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था। एक था उत्तर वैदिक काल और एक था ऋग वैदिक काल। तो हम लोग जो है पहले उत्तर वैदिक काल को पढ़ चुके हैं, एक लेक्चर पहले, और अभी जो बचा हुआ था वो। तो हम लोग उत्तर वैदिक काल को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल, यानी कि जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं ऋग वैदिक काल को। ऋग वैदिक काल का जो ईस्वी है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक का है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व को हम लोग ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ऋग वैदिक आर्यों का भौगोलिक ज्ञान, यानी कि ऋग वैदिक में जो आर्य लोग आए थे वो कहाँ के थे, कहाँ रहते थे, उसकी जानकारी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और हम लोग इसी तरह से हड़प्पा सभ्यता को भी पूरा कंप्लीट किए हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ऋग वैदिक आर्यों के भौगोलिक ज्ञान की जानकारी ऋग्वेद में वर्णित पर्वत, मरुस्थल एवं नदियों के नाम से होती है। अब हम आपको समझाते हैं। ऋग वैदिक आर्यों के जो भौगोलिक ज्ञान की जानकारी मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है? तो ऋग वैदिक जो ग्रंथ हैं, जो वेद हैं, ग्रंथ नहीं वेद हैं, इसमें वर्णित है पर्वत, मरुस्थल, नदी के नामों से होती है। और इसका जो वर्णन है ऋग्वेद में दिया गया है। ऋग्वेद में हिमवत अर्थात हिमालय पर्वत एवं उसकी मुजबंत नामक चोटी का उल्लेख मिलता है। यानी कि जो ऋग्वेद है उसमें जो है हिमवत कहा जाता था। हिमवत पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे, हिमवत, जो कि हिमालय का ही नाम है। तो हिमालय पर्वत और उसकी एक चोटी है मुंजबत नामक चोटी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुल 25 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में एक सूक्त है जिसका नाम है नदी सूक्त। नदी सूक्त, तो यही नदी सूक्त में टोटल कुल 25 नदियों का उल्लेख है। यद्यपि संपूर्ण वैदिक साहित्य में 33, यानी कि जितने भी वैदिक साहित्य हैं उसमें जो है 33 नदियों का उल्लेख है। और पर्टिकुलर अब बात किया जाए नदी सूक्त की,
तो नदी सूक्त में टोटल 25 नदियों का उल्लेख है और पूरा वैदिक साहित्य में अगर देखें तो टोटल 33 नदियों का उल्लेख है। और ये सारी जो बातें लिखा हुआ है वो है ऋग्वेद में। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार किस नदी का वर्णन किया गया है, और 4 वेद दे देंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट, सरस्वती नदी, और ये दोनों क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है। सरस्वती नदी आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी। इसे नदी तिमा कहा जाता था। यानी कि सरस्वती नदी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, इसीलिए हम इसे अंडरलाइन कर दिए हैं। सरस्वती नदी आर्य जो थे उसकी सबसे पवित्र नदी माना जाता था और इसे जो है नदी तिमा कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट, ऋग्वेद में वर्णित अंतिम नदी कौन सी थी? तो अंतिम नदी जो थी वो गोमती थी। हम इसी प्रकार से जो भारत का प्राचीन हिस्ट्री है कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स, और मॉडर्न मध्यकालीन सभी को। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इससे क्या होता है कि हमें अच्छा लगता है कि हमारे लेक्चर को बच्चे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, इसलिए। और फ्रेंड्स आपको अगर पूरा कंप्लीट आप लोग देख लेते हैं इस क्लास को, फाउंडेशन को, जिसे प्राचीन हिस्ट्री, तो आपका हिस्ट्री से एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है। याद ना हो एग्ज़ाम टाइम वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन जो है यहीं से आएंगे। तो चलिए, क्योंकि हमने यहाँ पे सभी चीज़ को कवर किया है, एक भी पॉइंट हमने नहीं छोड़ा है, और कुछ छूट भी जाए तो हम MCQ के माध्यम से उसे कवर करवा देंगे। तो ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार, यमुना जो नदी है जो कि गंगा में मिलती है, गंगा की सहायक नदी यमुना वही, तो यमुना नदी 3 बार जो है इसका वर्णन है, और गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है। राजनीतिक जीवन, यानी कि जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे उसका राजनीतिक जीवन कैसा था, यानी कि वो किस प्रकार से राजनीति, यानी कि अभी जैसे कि संसद है, विधानसभा है, राज्यसभा है, तो उस समय प्राचीन काल में जब इतने विकसित मतलब विकासशील नहीं थे देश, तो मतलब ये लोग कैसे अपना राजनीति क्रियाकलाप करते थे। तो चलिए उन्हीं सब के बारे में हम इसमें जानने वाले हैं। तो ऋग्वैदिक आर्य अनेक कबीलों में विभक्त हैं। कबीलों को जन कहा जाता था। कबीलों को क्या कहा जाता था? तो कबीलों को जन कहा जाता था, और ये जो है अनेक कबीलों में विभक्त था। नेक्स्ट पॉइंट, जन का मुखिया ही राजा कहलाता था, यानी कि जन का जो मुखिया था उसी को राजा कहा जाता था, और राजा का पद वंशानुगत होता था, यानी कि पिता के मरने के बाद उसका जो पुत्र है वही राजा बनेगा। इसी को वंशानुगत, यानी कि वहाँ पे चुनाव नहीं होता था आज की तरह। तो राजनीतिक जीवन में ही हम लोग देख रहे हैं, राज्य का लोकप्रिय स्वरूप राजतंत्रात्मक था, यद्यपि गणतंत्र की भी जानकारी मिलती है। यानी कि जो वैदिक काल था वो राजतंत्रात्मक था, यानी कि राजा द्वारा शासन किया जाता था, और थोड़ा बहुत गणतंत्र यानी कि चुनकर भी आता था। ये दोनों जानकारी जो है मिलता है। राजा को जन से गोप्ता अर्थात जन का रक्षक तथा
पुरभेता अर्थात दुर्गों का भेदने, यानी दुर्गों को भेद, यहाँ पे को होगा, दुर्गों को भेदने वाला कहा जाता था, राजा को ऐसा कहा जाता था। क्योंकि राजा के पास ही सारी शक्तियाँ होती थी, राजपाट चलाना और जो आसपास के गांव है उसकी रक्षा करना बाहरी आक्रमणों से, इसीलिए उसे रक्षक और माना गया था। कबीले के सदस्य राजा को बलि नामक स्वैच्छिक कर यानी कि उपहार देते थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड्स कि कबीले के सदस्य जो राजा को कौन सा कर दिया जाता था वैदिक काल में या फिर रिंग वैदिक काल में, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जो कर दिया जाता था वो बलि कहलाता था और यह जो है एक स्वैच्छिक कर था, यानी कि इसे जो है राजा मांगने नहीं जाया करता था बल्कि वो अपने इच्छा से आकर दे देते थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कबीले के सदस्य राजा को बलि नामक स्वैच्छिक कर यानी कि उपहार स्वरूप देते थे। नेक्स्ट, विदथ। विदथ नामक परिषद सबसे प्राचीन परिषद थी। विदथ उसका नाम था विदथ, और ये सबसे प्राचीन परिषद थी। यह सैनिक, गैर सैनिक, धार्मिक कार्य का संपादन करती थी। ये इस युद्ध से तो सभी लोग परिचित होंगे, क्योंकि ये युद्ध जो है कोई भी टीचर प्राचीन हिस्ट्री जब पढ़ाता है तो ये वाला इस युद्ध का जिक्र हर कोई करता है। लेकिन हमने जो आपको पढ़ाया इतना विस्तार से शायद आप कहीं पढ़े होंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर किसी ने पढ़ा है तो। 10 राज्य युद्ध। यह युद्ध परुसनी यानी कि आज के रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। यह युद्ध भरत जन उसे ही कहा जाता था जो कबीले के लोग होते थे, और उसी को तो भरत जन था एक, यानी एक समूह था, उसका नाम था भरत कबीला बोले या फिर भरत जन बोले, और उसी का एक राजा था सुदास, यानी भरत कबीले का राजा सुदास या फिर भरत जन के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के संघ के बीच जो है युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच युद्ध लड़ा गया था? तो भरत जन के राजा सुदास और अन्य एक तरफ से ये थे। 10 राजाओं का एक तरफ समूह था और एक तरफ जो था राजा सुदास था। इन्हीं दोनों के मध्य जो है रावी नदी यानी कि पुराना नाम परुसनी के किनारे लड़ा गया था। 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व पुरु राजा स्वर्ण ने किया था, यानी कि जिस तरफ 10 राजा थे उसका जो नेतृत्व करता कौन था, तो उसका नाम था पुरु राजा। इस युद्ध में अनारियों ने भी भाग लिया था और अनारियों का नेता भेद था। तो ये जानकारी थी 10 राग युद्ध के बारे में। नेक्स्ट, सामाजिक जीवन। अब हम लोग देखते हैं कि रिंग वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, तो उस समय का सामाजिक जीवन किस प्रकार था, यानी कि लोग जो है अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत कर रहे थे। तो चलिए हम जानते हैं एक एक पॉइंट को। रिंग वैदिक काल के प्रारंभ में 2 वर्ग थे, आर्य एवं अनार्य। कौन कौन थे? आर्य हम उसे कहते थे जो बाहर से आए थे, और एक अनार्य थे जो कि यहीं के थे। रिंग वैदिक काल के अंतिम चरण में वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ, यानी कि अगर आप लोग पहले, यानी कि वैदिक काल से पहले अगर आप लोग देखेंगे तो कोई जाति पाति नहीं था। ये जो वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ वो रिंग वैदिक काल में हुआ, यानी कि वैदिक काल में भी, उत्तर वैदिक काल में नहीं बल्कि रिंग वैदिक, यहाँ पे साफ साफ लिख दिए हैं हमने। रिंग वैदिक काल के अंतिम चरण में वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। आज जो हम
इतने जात पात ये सब वो सब करते हैं, ये सब कुछ नहीं था। भगवान सभी को मनुष्य बनाए हैं और सभी एक समान हैं, लेकिन हम लोग खुद से सब चीज़ें जो है अलग अलग कर लिए, जाति धर्म ये वो। तो इसका जो विकास माना जाता है वह ऋग वैदिक काल से ही माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ऋग वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम चारों वर्णों का उत्पत्ति बताई गई है। यानी कि ऋग वेद जो है उसका 10वां जो मंडल है, ऋग वेद का मंडल यानी कि भाग, चैप्टर, इसी में एक पुरुष सूक्त में वर्णित जो है 4 वर्ण है। यानी कि ब्राह्मण के, ये मान लीजिए ब्राह्मण है, तो इसी में 4 जाति का वर्णन किया गया है। मुख से ब्राह्मण, और मुख से जो है ब्राह्मण हम यहाँ भोज से डिनोट करते हैं, और बाजू जो है यानी हाथ के जो होते हैं, जहाँ से जॉइंट होता है, वहाँ से क्षत्रिय, यानी कि जो लड़ाई झगड़े युद्ध वियुद्ध करते हैं वो क्षत्रिय। और जो जांग है, ब्राह्मण जो था उसके जांग से जो है वैश्य, यानी कि जो व्यापारी वाला कार्य करते हैं। और पैर जो था, पैर से क्षुद्र का जो है उत्पत्ति माना जाता है। यही 4 वर्ण है, और ये चारों वर्णों का जो उत्पत्ति हुआ है वो ऋग वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में दिया हुआ है। यहाँ पे सभी बातें लिखा हुआ है, तो हम आपको पढ़ देते हैं। यहाँ पे ऋग वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम चारों वर्णों का उत्पत्ति बताई गई है। और नेक्स्ट पॉइंट है, पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष, यानी कि उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। पुरुष के मुख से ब्राह्मण, हमने जो भी बताया था, बाह से क्षत्रिय, और जांग से वैश्य, और पैर से क्षुद्र की उत्पत्ति बताई गई है। आप लोगों को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि आप लोगों को PDF हम दे देंगे, तो आप वहाँ 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अभी आप कंसंट्रेट होकर क्लास को सुने, क्योंकि 1 से 2 बार जब नज़र से कोई भी चीज़ गुजरता है तो ज़्यादा लंबे समय तक रिकॉल हो पाता है, इसीलिए। इस काल में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की परंपरा नहीं थी। क्षुद्रों द्वारा दिया गया दान ब्राह्मणों को स्वीकार्य था। परिवार का स्वरूप रीत सत्तात्मक यानी कि पुरुषवादी था। परिवार का मुखिया पिता यह बड़ा भाई होता था, यानी कि परिवार का जो मुखिया होता था कोई पुरुष ही होता था। लेकिन अब आज के समय में थोड़ा विपरीत आप देखते होंगे अपने अपने घरों में, लेकिन पहले ये स्थिति नहीं थी। पीड़ित सत्तात्मक व्यवस्था थी, और पिता या फिर यानी कि कोई भी पुरुष सारे घर के देख रेख निर्णय अगर कोई लिया जाता था तो उन्हीं के द्वारा लिया जाता था। महिलाओं का कोई हिस्सेदारी नहीं था आज की तरह। तो ये थी ऋग वैदिक काल के सामाजिक जो है सिस्टम, व्यवस्था। देखते हैं इसमें कितना बचा हुआ है। इसमें जो है थोड़ा सा और बचा हुआ है। विवाह एवं स्त्रियों की दशा। और हमने जो ऊपर में एक बात आपको बताए थे कि वैदिक काल को जो है हम लोग, यहाँ पे ब्रश है, वैदिक काल को जो है हम लोग ने 2 भाग में बांटा है। तो हमने जो शुरू में पढ़े थे वो वैदिक काल के बारे में, कौन से साहित्य है वैदिक काल में, क्या क्या चीज़ें थी। और जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये ऋग वैदिक काल
पढ़ रहे हैं। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे ये उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। हमने कुछ देर पहले जो है आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल जो है हम लोगों ने पढ़ लिया है, अभी हमें उसको पढ़ना बाकी है। हमने उसके बारे में थोड़ी बहुत ओवरव्यू जानकारी दिया था, इसलिए वो अभी पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग जो है ऋग वैदिक को समाप्त होने वाला ही है, कुछ देर का और होगा क्लास, अभी हम उसे करेंगे। और ये जो उत्तर वैदिक है हम लोग बाद में करेंगे। तो विवाह एवं स्त्रियों की दशा। तो सामान्यतः एक विवाह की प्रथा थी, यानी एक ही शादी होता था। यद्यपि बहुविवाह का भी उल्लेख कहीं कहीं मिलता है। इस काल में बाल विवाह की प्रथा नहीं थी, युवावस्था में कन्या का विवाह होता था। इस काल में दहेज प्रथा भी विद्यमान थी, जिसे बहतू कहा जाता था। विधवा विवाह की सामान्य प्रथा नहीं थी, यानी कि विधवा का विवाह नहीं होता था, अक्सर सामान्य। लेकिन विशेष परिस्थिति में विधवा नियोग यानी कि प्रथा का जो है होने लगा था, यानी कुछ विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती थी तो जो है विधवा नियोग प्रथा अपना सकती थी। अंतर जात के विवाह होते थे, यानी कि दो अलग अलग जात में शादी विवाह होते थे। ये दो प्रकार के थे, एक था अनुलोम विवाह और एक था प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता था, इसमें जो है पुरुष जो होते थे उच्च कुल के होते थे और स्त्री जो होती थी वो निम्न वर्ण यानी कि जाति की होती थी। अनुलोम, इसे आप ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है अनु, तो अनु को मान लीजिए निम्न और पुरुष अपने आप ही उच्च हो जाएगा, तो इसीलिए यानी कि पहले है अनु लिखा हुआ तो उसे बाद कर दें। और प्रतिलोम विवाह में क्या होता था, इसका उल्टा होता था। पुरुष जो है निम्न वर्ण का होता था और स्त्री जो होता था उच्च वर्ण का होती थी। तो इसे ही दो प्रकार के अंतर्जात के विवाह होते थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। स्त्रियों की दशा, यानी कि ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी। आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। और ये फाउंडेशन प्राचीन एनसीईआरटी का क्लास है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक करें। स्त्रियों की दशा, इस काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। इस काल में बहुत सी महिलाएं विद्वान हुई और जैसे कि लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है प्रीवियस में, आप लोग पेपर को देखिएगा। बीपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन बना है और वनडे एग्जाम में भी बनते रहता है। लोपामुद्रा, घोषा, सिका, निवावरी, रोमसा, अपाला, विश्ववारा आदि इस काल की विदुषी महिलाएं थीं, यानी कि महिला जो थी विद्वान थी। नाम आप बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि एक नाम आपको ऐसा दे देगा ऑप्शन में जो कि विदुषी महिला नहीं रहेगी और आपको पूछा जाएगा कि इनमें से वैदिक काल की विदुषी महिला नहीं है। तो इसलिए फिर से देख लें एक बार, लोपामुद्रा, घोषा, सिका, निवावरी, रोमसा, अपाला, विश्ववारा आदि। आर्थिक जीवन देखते हैं। अर्थव्यवस्था का स्वरूप जनजातीय था, अर्थात जीवन निर्वाह की अर्थव्यवस्था थी, यानी कि बस लोग जो है अपने जीवन भर यानी कि जितना खा सकते थे
उतना ही उत्पादन उन लोगों से हो पाता था। यानी कि अभी जैसे कि आयात निर्यात होता है वैसा यानी कि अधिशेष उत्पादन जो है नहीं होता था। निर्वाह की अर्थव्यवस्था थी। पशुपालन तो ऋग वैदिक आर्यों का जीवन अस्थायी था, अतः इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय थी और गाय के नाम पर ही जीवन की गतिविधियों का नामकरण किया जाता था। आर्य हाथी से भी परिचित थे, लेकिन बाघ का उल्लेख नहीं मिलता है। ये जो है फ्रेंड्स कृषि, तो हम लोग कल इसे करेंगे कंप्लीट। उसके बाद हम लोग उत्तर वैदिक काल को शुरू करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं।